वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत के खिलाफ लंदन में शदीद मुजाहरे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के ऑफिस के सामने एहतजाजियों ने लगाए फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के नारे। यूक्रेन को रूसी जारहियत से निपटने के लिए मजीद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट वेपन सिस्टम फराहम किए जाएंगे। हुकूमत बरतानिया ने किया ऐलान। अमेरिकी रियासत ओहायो के शहर सिनसिनाटी में FBI ऑफिस में हथियार लेकर दाखिल होने की कोशिश, मौके से फरार मुसल्लह शख्स को एनकाउंटर में कर दिया गया हलाक। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात से कबल फिर उठी EVM बैन करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की अर्जी कर दी मुस्तरद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को बताया भारत का सबसे बड़ा खतरा। तिरंगे से मुताल्लिक कहा, तिरंगे से मोहब्बत थी, है और रहेगी। खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाले नरसिम्हानंद ने अब मोदी सरकार के हर घर तिरंगा मुहिम की कर दी मुखालफत। कहा, एक मुसलमान को मिला है तिरंगा बनाने का ठेका, जिसकी होगी मुखालफत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन की हामी तंजीमों ने गजा पर सियोनी हमलों की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी इंसानी हकूक़ की तंजीम अहले बैत इस्लामी फाउंडेशन, फ़लस्तीन की हामी यहूदी और स्कॉटिश तंजीमों समेत मुतअद्दिद इंसानी हकूक़ के कारकुनों के ताउन से होने वाले इस एहतजाज में मुतअद्दिद शख्सियतों ने शिरकत की और तकरीर की। फ़लस्तीनी कास के हामी एक अफ्रीकी ग्रोह के नुमाइंदे ने इस इज्तिमा के दौरान ऐलान किया कि अफ्रीकी अवाम, बिलखुसूस जनूबी अफ्रीका के बाशिंदे, फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी जद्दोजहद में उनके साथ डटे रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेल्सन मंडेला भी फ़लस्तीन के हामी थे और अफ्रीकी अवाम उनकी पैरवी करते हुए ये हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने होने वाले एहतजाजी इज्तिमा में मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी शहरियों ने शिरकत की और फ़लस्तीनियों की हिमायत पर जोर दिया गया। इस दौरान मुजाहिरीन फ़लस्तीन को आज़ाद करके रहेंगे और फ़लस्तीन की हिमायत जारी रहेगी जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। हाल ही में फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर इसराइल की मुसल्लत की गई जारहियत के दौरान 1.5 दर्जन के करीब निहत्ते और मासूम बच्चे भी शहीद हुए। बच्चों में ताज़ा शहादत 9 साला लियान शायर की है, जिसे शदीद ज़ख्मी हालत में बैतुल मुक़द्दस के एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए कल जुमेरात को दम तोड़ गए। 9 साला लियान शायर को थिएटर बटरफ्लाई कहा जाता है। लियान अपने ख़ानदान के साथ साहिल समंदर पर गई हुई थी, जहां काबिज़ दुश्मन के एक मिसाइल हमले में वो निशाना बने। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अल मक़ासिद अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मुंतक़िल किया गया, मगर चंद रोज़ बाद कल जुमेरात को उसकी मौत का ऐलान कर दिया गया। गजा में खान यूनुस के मुकाम पर वाक़ लियान के घर और महल्ले में मासूम बच्ची की मौत की खबर सुनते ही कोहराम बर्पा हो गया।
हुकूमत बरतानिया ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को रूसी जारहियत से निमटने के लिए मजीद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट वेपन सिस्टम फराहम किए जाएंगे। बरतानी वजीर दिफा बैन वॉलेस का कहना है कि फौजी इमदाद से यूक्रेनी फौज को रूसी जारहियत का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। बरतानिया और बैनुल अक़वामी बरादरी रूसी जारहियत के मुखालिफ हैं और रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बताया जाता है कि यूक्रेन को दिए जाने वाले ये रॉकेट निज़ाम 80 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। रूसी सदर के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ सरगेई क्रेयनकोफ ने नेटो पर जंग यूक्रेन में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। रशिया टुडे के मुताबिक क्रेयनकोफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि यूक्रेन की जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर ने नेटो की दावत पर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अवाम को भेज डाला है। सरगेई क्रेयनकोफ ने कहा कि नेटो के तमाम रुकन ममालिक यूक्रेनी फौज के इस्तेमाल करते हुए रूस के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा था कि उनका मुल्क तमाम तर फौजी साजो सामान यूक्रेन को फराहम करेगा, लेकिन रूस के साथ बराह रास्त लड़ाई में नहीं उलझेगा। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने बताया कि उनके भाई को इस वक्त बुखार की शिकायत है और उनके जिस्म का दर्ज हरारत बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत माने जाने वाली किम जोंग ने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी कोरिया जानबूझकर शुमाली कोरिया में कोरोना वायरस फैला रहा है। शुमाली कोरिया का कहना है कि इसके कुछ शहरियों ने बुखार की शिकायत की है, जिनमें मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन भी शामिल है। वहीं हुक्मरान किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनके मुल्क ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत ली है, जिसकी वजह से मुल्क में लगाई गई इमरजेंसी हटा ली गई। इस मुल्क के सरकारी ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की कुल तादाद 74 है। इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन किम जोंग उन का कहना है कि वबा के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमेरिकी रियासत ओहायो के शहर सिनसिनाटी के हुक्काम ने बताया है कि पुलिस ने FBI के दफ्तर में घुसने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाक़या जुमेरात को अलसबह पेश आया, जब मुश्तबा शख्स ने FBI की विजिटर स्क्रीनिंग वाली इमारत में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। FBI ने बताया कि उसके बाद वो एक सफ़ेद गाड़ी में इलाके से फरार हो गया और इंटर स्टेट 71 पर नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ओहायो स्टेट हाईवे पेट्रोल के तर्जुमान नॉर्थन डेनिस ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि इसका पीछा किया गया और मुश्तबा शख्स ने अपने हथियार से एक फ़ौजी पर फायर किया। उन्होंने बताया कि बिलाखिर गाड़ी क्लिंटन काउंटी में रुक गई और मुश्तबा शख्स और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। काफ़ी देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा और इसके इब्तिदाई हमले के 6 घंटे बाद मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के एक मुमताज़ आलम दीन शेख रहीमुल्लाह हक्कानी बम हमले में जाँ बहक हो गए हैं। अफगान दारुल हुकूमत में मुकामी इंटेलिजेंस के सरबराह अब्दुर्रहमान ने इस बम धमाके की तस्दीक की और बताया कि एक दीनी मदरसे में हमलावर ने धमाका किया। तालिबान के 4 ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि काबुल में एक मजहबी मदरसे में 1 पाँव से माजूर शख्स दाखिल हुआ था और उसने अपनी प्लास्टिक की मसनवी टांग में धमाका ख़ैज़ मवाद छुपा रखा था, जिसको उसने धमाके से उड़ा दिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द ग्रोह दाइश ने काबुल के मदरसे में खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के साबिक़ सदर अशरफ गनी ने मुल्क से फ़रार होने के एक बरस बाद पहले इंटरव्यू में ख़ुद को मुल्क छोड़कर जाने वालों में सबसे आखिरी शख्स करार दिया है, जबकि अपने बैरून मुल्क जाने का एक बार फिर उन्होंने दिफा किया है। 1 साल कबल अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज़ होने और मुल्क से फ़रार होने के बाद साबिक़ सदर ने पहली बार अवामी सतह पर गुफ्तगू की है। उन्होंने अफगानिस्तान के मीडिया इदारे ABN को इंटरव्यू दिया। इस हवाले से अफगान खबर रसा इदारे कामा के मुताबिक अशरफ गनी का कहना था कि मुल्क के आइन के मुताबिक वो अफगानिस्तान के सदर थे, इसलिए जब तक अफगान अवाम कानूनी तौर पर किसी और के इख्तिदार मुंतकिल नहीं कर देती, उस वक्त तक मैं ही सदर हूँ। जूलियन असांज की अहलिया स्टेला का इल्ज़ाम है कि जंगी जराइम को बेनकाब करने पर अमेरिका ने एक गैर मुल्की सहाफ़ी को निशाना बनाया है।
وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ان کی حوالگی کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ انسانی حقوق کے وکیل اور وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی اہلیہ اسٹیلا اسانج کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کی حوالگی کے لیے جاری کوشش نے دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے ایک خطرناک نظیر قائم کی ہے۔ اسانج کی اہلیہ نے کہا کہ عالمی سطح پر یہ آزادی صحافت پر سب سے خطرناک حملہ ہے، کیونکہ یہ امریکہ ہی ہے جو بیرون ملک کام کرنے والے ایک غیر ملکی صحافی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز کے کچھ حصوں میں انتہائی گرمی کے 4 روزہ انتباہ کا نفاذ ہو گیا ہے۔ اس ہیٹ ویو میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو جنگل میں آگ، پانی کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ سروسز میں دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹ آفس کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ لہر اتوار تک برقرار رہ سکتی ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہیٹ ویو میں گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلے، ورنہ صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نئی ہیٹ ویو کے دوران آج جمعہ کو درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ ہفتے کو 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM کی جگہ بیلٹ پیپر سے الیکشن کرانے کی مانگ کی گئی تھی۔ درخواست مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں کوئی میرٹ دکھائی نہیں دیتا۔ EVM مشینوں کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچا تھا۔ وکیل منوہر لال شرما نے سپریم کورٹ میں EVM سے ووٹنگ کے خلاف درخواست پر جلد سماعت کی مانگ کی تھی۔ شرما نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ بیلٹ پیپر سے ہی الیکشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم قانون کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ شرما نے اپنی درخواست میں دفعہ 61A کو چیلنج دیا تھا، جس میں بیلٹ پیپر کی جگہ EVM سے ووٹنگ کرائے جانے کا پروویژن ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک نیوز چینل کو لداخ لیہ میں دیے گئے انٹرویو میں کئی اہم باتیں کہی ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے نیشنلزم پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر کئی زبانیں ہیں، کلچر ہے، بھارت جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، ملک کے اندر یہ سب ہونا ہی میرے لیے نیشنلزم ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ نیشنلزم کے مدعے پر لوگ مجھے اینٹی نیشنل کہہ دیتے ہیں، جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر آگے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ صدر مجلس نے کہا کہ اورنگزیب ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں اورنگزیب کی اہمیت نہیں ہے۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے ہندوستان کو پاکستان کے بجائے چین کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ وہیں انہوں نے ترنگے سے اپنی اٹوٹ محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ترنگے کی DP رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترنگے سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ پورے ملک میں ہر گھر ترنگا مہم جاری ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو ہندو سنت اور ہندوؤں کا سب سے بڑا ہمدرد کہنے والے نرسمہانند نے مودی سرکار کے ہی ہر گھر ترنگا مہم کے خلاف بیان دیا ہے اور اس میں ڈھونڈا ہے ایک مسلم اینگل۔ ایک نویدن ہندوؤں سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا ابھیان اس دیش میں چل رہا ہے ترنگے کے نام پر، اور وہ بھارت کی ستاروڑھ پارٹی چلوا رہی ہے۔ اور اس ترنگے کا جو سب سے بڑا آرڈر دیا گیا ہے وہ ایک بنگال کی کمپنی ہے جس کا مالک ہے صلاح الدین نام کا ایک مسلمان، اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے۔ سامنے دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہیں تو ہندو ہیں۔ ہندوؤں کے دلال جو بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے آرتھک بہشکار کی بات کرتے ہیں۔ نیتا یا سنتوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو ہندوؤں کے دلال ہیں
चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर फिर एक मरतबा टारगेट किलिंग का दौर यहाँ चल पड़ा है। अब बिहार से आए एक माइग्रेंट लेबर को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। माइग्रेंट लेबर मोहम्मद इमरोज बिहार के मधेपुर का रहने वाला था। खबर रसाई एजेंसी ANI ने कश्मीर पुलिस के हवाले से बताया कि आधी रात को दहशतगर्दों ने बांडीपुरा में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक महाजिर मजदूर पर गोली चलाई। हादसे में मजदूर जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ANI ने मुतवफ़ी के भाई के हवाले से लिखा है कि रात तकरीबन 12:20 को मेरे भाई ने मुझे जगाया और कहा कि फायरिंग हो रही है। वो वहाँ नहीं था, हमने सोचा कि वो टॉयलेट गया था। जब हम पूछने गए तो देखा कि वो खून में लथपथ पड़ा है, जिसके बाद हमने सिक्योरिटी एहलकारों से रब्ता किया। उसे हाजन ले जाया गया लेकिन वो दम तोड़ गया। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने PM मोदी की जानिब से 2022 तक हर हिंदुस्तानी को घर और दीगर दूसरे वादों के पूरा ना होने पर तंज करते हुए कहा कि इतने वादे पूरे नहीं हुए तो PM मोदी उदास हो गए होंगे। 2022 में अहमदाबाद से बंबई के बीच बुलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब मुक्ति होगी? मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके इतने सपने पूरे नहीं होंगे, आप कितना उदास होंगे? और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उदास होगा तो मैं भी उदास होऊंगा, क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे जो 2022 में उन्होंने देश को बताए थे। हर भारतीय को घर, पक्का घर, बुलेट ट्रेनों में हम सब लोग घूम रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, किसानों की आय डबल हो चुकी है। इनमें से एक भी सपना प्रधानमंत्री जी आपका पूरा नहीं हुआ, तो इस झूठ की गठरी कल्चर से आप देश को कब मुक्त कराएंगे? इस बाबत हमारे 5 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, फ्री वीज के बारे में, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में सब तरफ हल्ला गुल्ला, पर प्रधानमंत्री जी जो पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों के 5,80,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बट्टे खाते में डालने के कारण, उसके बारे में संसद में चर्चा कब होगी? उसके बारे में वित्त मंत्री व्हाइट पेपर कब निकालेगी? और वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी जो जिनके 5,80,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं? उन सबका विवरण देश के सामने आप कब रखोगे? सवाल नंबर 2, यदि किसानों को MSP देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए, मनरेगा में हर रूरल ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, बच्चों को 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन कराना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में,
आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मुल्क में जारी मुफ्त की रेवड़ी या मुफ्त की सहूलियात के इशू पर बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आवाम जो टैक्स अदा करती है उसी के बलबूते पर आप सरकार चला रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम किया, देश की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया, आम आदमी को जो सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से मिलती हैं उसका मजाक उड़ाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारों के बारे में क्या लिखा गया है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मुफ्त की सेवाएं या मुफ्त की रेवड़ी या निःशुल्क सेवाएं जो आप जनता को देते हैं या राज्य सरकारें देती हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देती, या आपकी पार्टी का खजाना नहीं है, आपका निजी खजाना नहीं है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा जो सरकारों के पास जब जमा होता है उन्हीं पैसों से आप जनता को सुविधाएं देते हैं। और जनता आपका कितना ख्याल रखती है? जो जनता आपको टैक्स देती है वो कहती है कि अपने विधायकों को अच्छी तनख्वाह देना, सांसदों को भी अच्छी तनख्वाह देना, एसी की ट्रेन की यात्रा दे देना, फ्लाइट की भी यात्रा दे देना। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए 12 करोड़ की गाड़ी जो खरीदी गई वो भी जनता के पैसे से, हजारों करोड़ों के जहाज जो खरीदे गए वो भी जनता के पैसे से, जिस बड़े बंगले में रहते हैं आप उसका मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होता है प्रधानमंत्री जी। और जिस ऑफिस में आप रहते हैं वहां पर एक एक सामान, टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा तक जनता के पैसे का है। और उसी जनता के पैसे से आप कुछ योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं, फिर आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फलस्तीन पर इजरायली जारहियत के खिलाफ लंदन में शदीद मुजाहरे। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के ऑफिस के सामने एहतजाजियों ने लगाए फलस्तीन को आज़ाद कराने के नारे। यूक्रेन को रूसी जारहियत से निपटने के लिए मजीद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट वेपन सिस्टम फराहम किए जाएंगे। हुकूमत बरतानिया ने किया ऐलान। अमेरिकी रियासत ओहायो के शहर सिनसिनाटी में FBI ऑफिस में हथियार लेकर दाखिल होने की कोशिश, मौके से फरार मुसल्लह शख्स को एनकाउंटर में कर दिया गया हलाक। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात से कबल फिर उठी EVM बैन करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की अर्जी कर दी मुस्तरद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को बताया भारत का सबसे बड़ा खतरा। तिरंगे से मुताल्लिक कहा, तिरंगे से मोहब्बत थी, है और रहेगी। खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाले नरसिम्हानंद ने अब मोदी सरकार के हर घर तिरंगा मुहिम की कर दी मुखालफत। कहा, एक मुसलमान को मिला है तिरंगा बनाने का ठेका, जिसकी होगी मुखालफत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।